Hello everyone. In last class we have completed our class 11 topic atomic radius. Now we are going forward to our new periodic property which is ionization enthalpy or ionization energy. इसको हम ionization enthalpy और ionization energy बोलते हैं. देखो बच्चों, आई होप आपने लास्ट वीडियो सबने देखा होगा और जिसको अच्छा लगा होगा उसने लाइक भी किया होगा, सब्सक्राइब भी किया होगा और शेयर भी किया होगा हमारी वीडियो को. और आई होप कि आपको सारे आपके डाउट्स क्लियर होते चले जा रहे होंगे लास्ट वीडियो तक. और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ionization enthalpy. आज अगर आपने ionization enthalpy पूरा वीडियो आपने आज मेरे साथ देख लिया तो इसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपका ionization enthalpy का कुछ भी कोई भी क्वेश्चन छूटेगा. ionization enthalpy की मैं कोशिश करूँगा कि आपको पूरा का पूरा कवर कर सकूँ कि ionization enthalpy होती क्या है, ionization enthalpy के गवर्निंग फैक्टर क्या है, किस पे डिपेंड करती है ionization enthalpy और उसके ग्रुप और पीरियड्स में वेरिएशंस के बारे में मैं बात कर सकूँ. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना ionization enthalpy से या फिर ionization energy से. देखो बच्चों, ionization energy सिंपली होती क्या है? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम. किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो आपकी क्या कहलाती है? आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है. फॉर एग्जांपल दिस इज आवर एटम. ये हमारा एक एटम है और इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है और यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो हम रिमूव करेंगे, इसको रिमूव करने के लिए सॉरी फॉर इंटरप्शन. जो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए हमें जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी, जो एनर्जी हमको यहाँ के लिए चाहिए होगी इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उस एनर्जी को ही हम क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं. किसी भी एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है विच इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन एंथैल्पी. इसको क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं. हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव one electron from an isolated gaseous atom. जो हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है एक इलेक्ट्रॉन किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं. आइसोलेटेड मतलब एक एटम जो अलग है, आइसोलेटेड है मतलब जिसको हमने अलग कर दिया है. और गैसियस एटम क्यों बोल रहे हैं इसको? क्योंकि हम एटम को अलग केवल गैसियस स्टेट में ही कर सकते हैं. अगर वो आपका सॉलिड स्टेट में है तो उसको अलग नहीं कर सकते, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड गैसियस एटम. किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं. मान लीजिए हमारे पास कोई एलिमेंट है M, हमें इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालना है. हमारा जब एक इलेक्ट्रॉन इस एटम से निकल जाएगा तो क्या बनेगा? M पॉजिटिव. हमको पता है जब हम इलेक्ट्रॉन लूज करता है एटम तो पॉजिटिव चार्ज आता है और इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो नेगेटिव चार्ज आता है. नेगेटिव चार्ज आ गया आपका, पॉजिटिव चार्ज आ गया, जो इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ वो लिख दिया मैंने. यहाँ पर जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी उसको भी हम क्या बोलेंगे? IE बोलेंगे. मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकालने की जो एनर्जी रिमूव हुई उसी को हम क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं. ठीक है बच्चों, तो एक ही इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते हम. अब बात आती है हमारी नेक्स्ट टर्म की. तो आयोनाइजेशन एनर्जी आप लोग समझ गए होंगे. किसी भी एटम से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए या सिंपली किसी एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हम क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं. किसी एटम से केवल एक ही इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं किया जा सकता. आपने देखा होगा कि आपका Ca2 पॉजिटिव बनता है, Na+ बनता है, प्लस आपका Mg2 पॉजिटिव बनता है. इसी तरह से क्या होता है? एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी हम रिमूव कर सकते हैं. अगर पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको क्या बोलते हैं? IE फर्स्ट. अगर भाई आपका इस M पॉजिटिव से अब हमें निकालना है एनर्जी, इस M पॉजिटिव से एक इलेक्ट्रॉन हमें और रिमूव करना है, यानी कि इसको M2 पॉजिटिव में कन्वर्ट
करना है प्लस एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसको हम IE सेकंड बोलेंगे, मींस हम अपनी आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड बोलेंगे। आप अगर हमें इस स्पीशीज से, इस कैटायन से अगर हमको एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, मतलब M2 पॉजिटिव से एक इलेक्ट्रॉन और निकालना हो, यानी कि इसको M3 पॉजिटिव में कन्वर्ट करना हो, तो हम क्या बोलेंगे, इसको IE थर्ड यहाँ पर हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। मतलब जो एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होगी उसको हम क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड। और इन सब आयोनाइजेशन एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। मतलब सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स को एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। और हमेशा एक चीज याद रखना बेटा, जो आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी है वो किसी एक पार्टिकुलर एटम के लिए, फॉर सेम एटम, किसी सेम एटम के लिए अगर मैं इन आयोनाइजेशन एंथैल्पीज का, डिफरेंट आयोनाइजेशन एंथैल्पीज का ऑर्डर की बात करूं, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी थर्ड हमेशा आपकी कैसी होगी, सेकंड से बड़ी होगी, IE सेकंड से बड़ी होगी, और IE फर्स्ट आपका हमेशा कैसा होगा, सबसे कम होगा किसी एक पार्टिकुलर एटम के लिए, किसी एक सेम एटम के लिए। अगर किसी एक सेम एटम से हमें इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं तो उसके लिए अगर हम बात करेंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड आपकी सबसे बड़ी होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड उससे छोटी, और फर्स्ट आपकी सबसे छोटी आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी। तो यहाँ तक बात आपको बच्चों समझ में आती है, आई होप। तो आयोनाइजेशन एनर्जी, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी समझ गए। सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन, एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए, मतलब पहला इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो जो कैटायन बना, उसके बाद फिर उस कैटायन से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी रिमूव होती है उसको आयोनाइजेशन एंथैल्पी सेकंड बोलते हैं, थर्ड बोलते हैं। इस तरह से मतलब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, जो कंटिन्यूअसली में इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका आता है यूनिट्स ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। यूनिट्स ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी में बेटा इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम तो इसकी एनर्जी होती है। अगर किसी एक एटम के लिए हमें एनर्जी लिखनी है तो हम क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, या फिर हम लिख सकते हैं किलोजूल पर मोल। किलोजूल पर मोल भी इसकी क्या होती है, यूनिट होती है। ये दो इसकी यूनिट होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अगर किसी मोल के लिए हमें एनर्जी लिखनी है, मतलब मोल के लिए हमें एनर्जी लिखनी है तो उसके लिए किसमें लिखेंगे, किलोजूल पर मोल में। अगर एटम के लिए लिखनी है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम की फॉर्म में इसकी हम यूनिट लिखेंगे। तो ये हमारी यूनिट है आयोनाइजेशन एनर्जी की। नेक्स्ट है आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, इसकी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी पे फर्क पड़ता है। तो सबसे पहला कौन सा है, सबसे पहला आपका है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज, देखो बच्चों देखो हमको पता है हमारा एटम का साइज जितना छोटा होगा उतना ही लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस के मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहां से निकालना है और एक एटम हमारा यहां से है, एक एटम ये है हमारे पास, यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना है हमको, यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना है। ये एटम आपका ऑब्वियसली छोटा है और ये एटम आपका ऑब्वियसली बड़ा है, मतलब ये बड़ा एटम है, इसका साइज ज्यादा है, इसका साइज कम है। तो हमको पता है कि जैसे जैसे साइज कम होता है, एज द साइज एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है, न्यूक्लियर चार्ज कैसा होता है, इंक्रीज होता है। न्यूक्लियर चार्ज मतलब न्यूक्लियस और
न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन कैसा होता है, बढ़ता है। तो यहां से हमें इलेक्ट्रॉन निकालना टफ होगा और यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना हमारे लिए कैसा होगा, इजी होगा, क्योंकि यहां पर न्यूक्लियस और इस आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन कम होगा। जब अट्रैक्शन कम होगा तो इलेक्ट्रॉन को हम आसानी से निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को हम बहुत इजीली रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमको कम एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी, जबकि यहाँ पर हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। तो मैं लिख सकता हूँ एटॉमिक साइज, जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ता है आयनाइजेशन एंथैल्पी आपकी कम होती है। तो मैं लिख सकता हूँ एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी। मतलब आपका जो एटॉमिक साइज है वो अगर बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी, एनर्जी घटेगी, अगर एटॉमिक साइज कम होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी। मतलब जितना छोटा एटम होगा उतना ही आसानी से हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव नहीं कर सकते, उतनी ज्यादा एनर्जी हमें लगानी पड़ेगी। जितना बड़ा एटम होगा उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हैं, उतनी कम हमको एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो एटॉमिक साइज घटता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है। एटॉमिक साइज घटता है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है, और एटॉमिक साइज अगर बढ़ता है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है। तो एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है। दूसरा आपका आता है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज न्यूक्लियर चार्ज में क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज को हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स हैं उस पर भी डिपेंड करता है आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा है, साइज छोटा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसे होगी आपकी, ज्यादा होगी। क्योंकि ये जो एटम है इसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ बैठा है, अगर यहाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है तो इसके बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स कैसा होगा, ज्यादा होगा। जब अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन निकालना यहाँ से टफ होगा। तो हम लिख सकते हैं न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज करता है, न्यूक्लियर चार्ज अगर ज्यादा है तो वहां पर आयनाइजेशन एंथैल्पी भी हमारी कैसे होगी, ज्यादा होगी। आयनाइजेशन एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। मींस न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बढ़ेगी, न्यूक्लियर चार्ज घटेगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बढ़ेगी। इसीलिए हम कहते हैं ना कि ग्रुप में लेफ्ट टू राइट जाने पर, पीरियड में अक्रॉस द पीरियड लेफ्ट टू राइट जाने पर न्यूक्लियर चार्ज आपका क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, इसलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी भी आपकी क्या होगी, वहां पर इंक्रीज होगी। ऊपर से नीचे जाने पर टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एंथैल्पी घटती है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है, लेकिन साथ ही साथ वहां पर क्या हो रहा होता है, साइज वहां पे बढ़ रहा होता है, इसलिए वहां पर न्यूक्लियर चार्ज के साथ साथ आयनाइजेशन एंथैल्पी भी घटती है। ठीक है। तो इतना आपको समझ में आता है कि न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एंथैल्पी। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बढ़ेगी। इसके बाद आपका आता है स्क्रीनिंग फैक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर मैं इसको बोलूं स्क्रीनिंग पावर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन, स्क्रीनिंग पावर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन। अगर इनर इलेक्ट्रॉन की स्क्रीनिंग पावर बढ़ेगी, स्क्रीनिंग पावर स्ट्रॉन्ग होगी, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी आपकी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो मैं क्या लिख सकता हूं, स्क्रीनिंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एंथैल्पी। अगर स्क्रीनिंग पावर बढ़ेगी तो आयनाइजेशन एंथैल्पी घटेगी, अगर स्क्रीनिंग पावर पुअर होगी तो आयनाइजेशन एंथैल्पी आपकी कैसे होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। अभी स्क्रीनिंग होती क्या है, स्क्रीनिंग पावर बेटा अगर आपके इनर इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में है तो स्क्रीनिंग पावर सबसे ज्यादा होगी, अगर पी में है तो उससे कम होगी, डी की सबसे कम उससे कम होती है, और एफ की सबसे कम स्क्रीनिंग पावर होती है। मतलब स्क्रीनिंग पावर का मतलब क्या है, देखो ये आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर सेल्स हैं, सॉरी न्यूक्लियस की चारों तरफ सेल्स होती हैं। मान लीजिए हमको इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकालना है, हमको इलेक्ट्रॉन यहां से निकालना है,
जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल रहा है तो इस इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन होता है। बीच में बच्चों कुछ और इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, इन सेल्स में भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर इन सेल्स में इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में है तो ये क्या करता है, जो इनर इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये इनर इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से, भाई न्यूक्लियस जो इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, इस अट्रैक्शन से इस इलेक्ट्रॉन को इस न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से शील्ड करते हैं। इनर इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इस न्यूक्लियस को इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने से शील्ड करते हैं। इसी शील्डिंग पावर को ही हम क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं। इसी शील्डिंग को ही हम क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं। मतलब इस न्यूक्लियस को जो यहाँ से ये अट्रैक्ट करना है तो इस अट्रैक्शन को ये इनर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, प्रोहिबिट करते हैं, या मतलब इसको शील्ड करते हैं। इस न्यूक्लियस को इस इलेक्ट्रॉन के लिए पूरी तरह से शील्ड, पूरी तरह से अट्रैक्ट नहीं करने देते, पूरी तरह से अट्रैक्शन नहीं लगाने देते हैं। इस को हम क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं। अगर इनकी शील्डिंग, अगर इनर इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग, अगर इनर इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग पुअर है, मतलब पुअर शील्डिंग वाले, मतलब डी और एफ सेल में अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वहां पर क्या होगा, आयनाइजेशन। पुअर शील्डिंग होगी तो इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन फोर्सेस ज्यादा लगेंगे। अट्रैक्शन फोर्सेस ज्यादा लगने की वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और अगर शील्डिंग अच्छी है, स्ट्रॉन्ग शील्डिंग है, मतलब एस और पी में इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह से अट्रैक्ट, अच्छे से अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, जिस वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, आपकी डिक्रीज होगी। अट्रैक्शन कम होगा, कम एनर्जी लगा करके हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हैं। तो आपको बात समझ में आती है कि स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से क्या होता है, अगर इलेक्ट्रॉन्स आपके पुअर शील्डिंग ऑर्बिटल में हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी, और अगर स्ट्रॉन्ग शील्डिंग ऑर्बिटल में है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी आपकी घटेगी। तो आपको बात समझ में आ गई होगी आई होप कि शील्डिंग क्या होती है। शील्डिंग होती है, स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, न्यूक्लियस को आउटर इलेक्ट्रॉन्स के अट्रैक्शन से शील्ड कर देते हैं, मतलब अट्रैक्ट नहीं होने देते हैं इनर इलेक्ट्रॉन्स। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट। इसके बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे जब हम क्या नाम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे, वहां पर हम इसके बारे में काफी अच्छे से बात करेंगे। डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन, एफ ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन भी स्क्रीनिंग इफेक्ट से ही रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं, वहां पर पूरी इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। फोर्थ फैक्टर होता है आपका पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन का मतलब है कि कौन से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के कितना पास है, कौन सा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के कितना पास है, वो उसकी क्या कहलाती है, पेनिट्रेशन पावर कहलाती है। बच्चों s के इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के सबसे पास रहते हैं, उससे दूर आपके p के और इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, उसके बाद आपके d के इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, और सबसे बाद में आपके दूर कौन से रहते हैं, f के इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। अगर हमको s से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होगी, अगर p से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो हमें इलेक्ट्रॉन एनर्जी इसके कंपैरिजन में कुछ ज्यादा कम लगानी पड़ेगी, उससे कम d में लगानी पड़ेगी और सबसे कम f में लगानी पड़ेगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि s के इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के, ये हमारा देखो न्यूक्लियस है, जो आपकी s सबसेल होती है वो न्यूक्लियस के सबसे करीब पाई जाती है, जबकि p सबसेल थोड़ा सा डबल शेप हो जाती है, डबल शेप इसके इलेक्ट्रॉन्स इसके न्यूक्लियस से थोड़ा दूर हो जाते हैं, जबकि d के इलेक्ट्रॉन्स और दूर हो जाते हैं। इसलिए इससे क्या होता है, न्यूक्लियस से दूर होंगे तो अट्रैक्शन कम होगा, तो इसलिए इनकी पेनिट्रेशन पावर क्या होती है, इस ऑर्डर में डिक्रीज करती है। जितनी कम पेनिट्रेशन पावर उतनी ही कम आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो s की पेनिट्रेशन पावर सबसे अच्छी होती है, न्यूक्लियस के सबसे करीब होते हैं s के इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए बच्चों क्या होता है, यहाँ पर आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होती है, इसी ऑर्डर में आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करती चली जाती है। मतलब s के इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे टफ है, f के इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे आसान होता है, क्योंकि ये न्यूक्लियस के दूर होते हैं, पेनिट्रेशन पावर इनकी कम होती है। पेनिट्रेशन पावर के साथ साथ आयनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या होती है, आपकी घटती है। तो s की पेनिट्रेशन सबसे ज्यादा, आयनाइजेशन एंथैल्पी अगर s इलेक्ट्रॉन निकालना है तो सबसे ज्यादा होगी, ठीक है, पेनिट्रेशन पावर। इसके बाद आपका आता है फिफ्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन।
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बच्चों एक चीज ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके दो तरह के हो सकते हैं, एक आपका हो सकता है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एक होता है आपका अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो एनालिसिस एंथैल्पी कैसी होगी, हाई एनालिसिस एंथैल्पी होगी। एनालिसिस एंथैल्पी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, और अगर आपका अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो एनालिसिस एंथैल्पी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। और स्टेबल स्टेबल आपके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं वो फर्दर फिट टू होते हैं। एक आपका होता है हाफ फिल्ड और एक होता है आपका फुल फिल्ड। और इन दोनों के अलावा हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड के अलावा जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आपका कैसा होता है, अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड से क्या मतलब है, मान लीजिए अगर हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड से क्या मतलब है, मान लीजिए हमारे पास एक पी सब सेल है और पी सब सेल में हमको पता है कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, एक सेल की एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, पी में 3 सेल ऑर्बिटल्स हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अगर ये 6 इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड में 3 इलेक्ट्रॉन्स अगर तीनों सेल्स में प्रेजेंट हैं, तीनों ऑर्बिटल्स में अगर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो ये आपका क्या कहलाएगा, हाफ फील्ड ऑर्बिटल कहलाएगा या हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगा। अगर आपके 6 प्रेजेंट हैं तो आपका क्या कहलाएगा, ये फुल फील्ड कहलाएगा। इससे इलेक्ट्रॉन निकालना और इन दोनों से इलेक्ट्रॉन निकालना आपका कैसा होगा, डिफिकल्ट होगा, मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना टफ टास्क है, क्योंकि यहाँ पर आपका ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, स्टेबल है। हाफ फील्ड और फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना टफ है, यहाँ पर एमिशन एंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा होती है। भाई अगर मान लीजिए p ऑर्बिटल में कहीं पर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना आपका कैसा होगा, आसान होगा। अगर मान लीजिए 2 भी है तब भी इलेक्ट्रॉन निकालना आसान, लेकिन 3 है तो वो किस में पहुंच जाता है, स्टेबल कंडीशन में आ जाता है, हाफ फील्ड कंडीशन में आ जाता है। अगर 4 पहुंच गए इलेक्ट्रॉन्स तब भी आपका इलेक्ट्रॉन निकालना कैसा हो जाएगा, इजी हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स आसानी से निकल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास सपोज करिए हमारे पास है लिथियम, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s1, मतलब एक ऑर्बिटल में केवल एक इलेक्ट्रॉन है। वहीं आपका है हीलियम 2 होता है और आयनेशन एंथैल्पी इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका होता है 1s2। तो यहाँ पर आपकी s ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालना है और फुल फील्ड है, और यहाँ पर कैसी है, हाफ फील्ड। तो इसकी हाइड्रोजन और हीलियम में अगर मैं इलेक्ट्रॉन आयनेशन एंथैल्पी की बात करूँ तो हीलियम की आयनेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। और एक चीज ध्यान रखना, हीलियम है हाईएस्ट आयनेशन एंथैल्पी। हीलियम की आयनेशन एंथैल्पी कैसी होती है, हाईएस्ट आयनेशन एंथैल्पी इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट नोन हैं उसमें सबसे ज्यादा अगर किसी की आयनेशन एंथैल्पी होती है तो वो कौन है, हीलियम है, और सबसे कम होती है सीसीएम। ठीक है, तो हीलियम की सबसे ज्यादा आयनेशन एंथैल्पी। इस तरह से अगर मैं बात करूं बोरॉन की, बोरॉन 5 होता है 1s2 2s2 2p1, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स हमको कहां से रिमूव करना है, 1 2 यहां से रिमूव करना है, p ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, जो कि कैसा है, अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहां से आराम से इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जा सकता है। वहीं नाइट्रोजन 7 की मैं बात करूं तो होता है 1s2 2s2 2p3। हमें इलेक्ट्रॉन्स कहां से निकालना है, हमें इलेक्ट्रॉन्स निकालना है बेटा p से इलेक्ट्रॉन निकालना है, और p आपका कैसा है, एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है। तो इसलिए क्या होता है, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाफ फील्ड से या फुल फील्ड से कम इलेक्ट्रॉन्स हैं अगर, तो आपका इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, वहां पर आयनेशन एंथैल्पी कम होती है। अगर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आयनेशन एंथैल्पी बढ़ेगी, अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आयनेशन एंथैल्पी बढ़ेगी। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना।
variation of IE across the period across the period। देखो बच्चों, हमें पता है कि किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करने पर, किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करने पर साइज या फिर मैं कहूँ एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज करता है। जब एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी आपकी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। तो किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करने पर इन जनरल आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या करती है, इंक्रीज करती है। किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर, किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी आपकी क्या करती है, इंक्रीज करती है, क्योंकि वहां पर साइज आपका क्या हो रहा होता है, छोटा हो रहा होता है। चलिए ठीक है, हम एक ग्रुप के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, एक पीरियड के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। किसी एक पीरियड का एक एग्जांपल लेकर के हम समझ लेते हैं। मान लीजिए हम ले लेते हैं सोडियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। इसके बारे में हम बात करेंगे, इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में हम बात करेंगे। तो सोडियम का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। इनका एटॉमिक नंबर होता है 11, लिथियम 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2s1, लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा होगा हमने, यहाँ पर होता है 2s2, ये होता है 2s2 2p1, 2s2 2p2, 2s2 2p3, 2s2 2p4, 2s2 2p5, 2s2 2p6। तो हमको पता है इन जनरल हमारा क्या होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करेगी। आयनाइजेशन एंथैल्पी हमारी क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि हम एक चीज देख रहे हैं, नंबर ऑफ सेल्स आपकी कैसी रह रही है, सेम रह रही है। सब में आपकी कितनी सेल्स है, नंबर ऑफ सेल्स 2 सेल्स होने के साथ साथ लेकिन सेल कांस्टेंट है, लेकिन हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो हमारा एटॉमिक साइज क्या होगा, डिक्रीज, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज कर रहा है। कहीं हम देख रहे हैं लगातार हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कर रहे हैं, तो साथ साथ नंबर ऑफ प्रोटॉन भी हमारे क्या होंगे, इंक्रीज होना होगा। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहा है तो वहां पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के साथ साथ एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और एटॉमिक साइज डिक्रीज होने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो यहाँ पर एक ऑर्डर हम लिख लेते हैं कि किसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी। तो एक हम जनरल ऑर्डर लिखते हैं, तो लिथियम की सबसे कम होनी चाहिए, उससे किसकी होनी चाहिए, बेरिलियम की से ज्यादा होनी चाहिए, बोरॉन की उससे ज्यादा होनी चाहिए, नाइट्रोजन की उससे ज्यादा नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद फ्लोरीन और उसके बाद नियोन। लेकिन बच्चों ये ऑर्डर आपके जनरल अकॉर्डिंग होना चाहिए, लेकिन ये ऑर्डर आपका कैसा हो जाता है, गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ और फैक्टर्स काम करते हैं। जैसे आप देखिए बेरिलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी हमें इलेक्ट्रॉन्स कहां से निकालना है, 2s2 से निकालना है, जबकि बोरॉन में हमें कहां से निकालना है, 2p1 से इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो बेरिलियम की यहां से बोरॉन से कैसे हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। वहीं यहां पर नाइट्रोजन का केस देखो, नाइट्रोजन के केस में आप क्या देख रहे हैं, 2p3, यानी कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आपको इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, जबकि ऑक्सीजन के केस में आपको इलेक्ट्रॉन कहां से रिमूव करना है, एक अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसे होगी, कम होगी। यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना टफ है, तो ऐसे आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसे होगी, ज्यादा होगी। तो ऑर्डर आपका क्या बनेगा, लिथियम के बाद आपकी आएगी बोरॉन की आयनाइजेशन एंथैल्पी, उसके बाद आएगी बेरिलियम की। जंप करता है, लेकिन सिर्फ एक जंप करता है, उसके आगे आपका सेम इफेक्ट रहता है, मतलब जो ऑर्डर है वो सेम रहेगा। कार्बन के बाद आपकी ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की, फिर आपकी फ्लोरीन की और सबसे ज्यादा किसकी होगी, नियोन की। ये चीज याद रखना कि किसी भी पार्टिकुलर पीरियड में जो आपकी नोबेल गैसेस हैं उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसी होती है, सबसे हाईएस्ट होती है। तो किसी भी पार्टिकुलर ग्रुप में आयनाइजेशन एंथैल्पी किसी भी नॉर्मल गैस की सबसे हाई होती है। तो इसको नोट कर लीजिए, ये एक जनरल ऑर्डर है,
फर्स्ट ग्रुप के लिए। इसी तरह से आपका सेकंड पीरियड में भी आपका इसी तरह से ऑर्डर फॉलो होगा, क्योंकि सेकंड पीरियड में आपके कौन से एलिमेंट आएंगे, यहाँ पे मान लीजिए बोरॉन के बाद एल्यूमिनियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, इस तरह से एलिमेंट्स आएंगे। तो उनका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इसी तरह से होगा, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर रिपीट करता है, केवल n की वैल्यू वहां पर चेंज आती है, नंबर ऑफ सेल्स की वैल्यू चेंज आती है, इसलिए ऑर्डर आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा रहेगा, सेम। तो वहां पर भी ऑर्डर में इस तरह के चेंजेस आते हैं। तो ये आपकी आयनेशन एंथैल्पी का वेरिएशन हो गया इन अक्रॉस द पीरियड। इसके बाद आता है along the period, सॉरी along the group। along the group क्या होता है बेटा, किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर साइज आपका क्या होता है, इंक्रीज करता है, तो आयनेशन एंथैल्पी आपकी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। फॉर एग्जांपल हम देखें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। फ्रांसियम भी लिख लेते हैं, चलो। वैसे फ्रांसियम का हम बहुत ज्यादा कंसीडर नहीं करते, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसके बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं करते हैं। तो हमको पता है ऊपर से नीचे जाने पर नंबर ऑफ सेल्स क्या कर रही होती है, इंक्रीज करेगी। नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करेगी मींस साइज आपके यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो साइज इंक्रीज होगा, न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, डिक्रीज होगा। जब न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में अट्रैक्शन कैसा होगा, डिक्रीज होगा। जब अट्रैक्शन कम होगा तो इलेक्ट्रॉन्स निकलना से आसान हो जाएगा, आयनेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। किसी भी पीरियड में इस सीजियम की जो आयनेशन एंथैल्पी होती है, सीजियम है लोएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इन पीरियोडिक टेबल। किसी भी पीरियोडिक टेबल में सीजियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम होती है, क्योंकि हमें पता है ग्रुप में लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ रही है, टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होगी, डिक्रीज करेगी। तो हम जब यहाँ से यहाँ जाएंगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी तब तक क्या हो चुकी होगी, डिक्रीज हो चुकी होगी। यहाँ से यहाँ जा सॉरी इंक्रीज हो चुकी होगी। यहाँ से यहाँ जाने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। यहाँ से यहाँ पर भी डिक्रीज करती है, यहाँ से यहाँ पर भी डिक्रीज करती है। तो एलिमेंट जो आपका यहाँ फॉल होगा उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसी होगी, सबसे कम होगी। तो सीजियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी अपने पीरियोडिक टेबल में सबसे कम होती है। तो इस तरह का ये डिफरेंस, ये आपका ऑर्डर है आयनाइजेशन एंथैल्पी का, ये आपका वेरिएशन है किसी भी पीरियड में, किसी भी ग्रुप में। तो ये आयनाइजेशन एंथैल्पी का वेरिएशन आपका हो गया ग्रुप। यहाँ पर भी आयनाइजेशन एंथैल्पी में थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिलता है ग्रुप 13 और 14 में। ग्रुप 13 के एलिमेंट्स में हम जब जाएंगे, ग्रुप में आपका बैगन, आलू, गाजर है। देखो यहाँ पर आपका एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या होना चाहिए था, बोरॉन की सबसे ज्यादा होनी चाहिए थी, एल्यूमिनियम की उससे कम, गैलियम की उससे कम, इंडियम की उससे कम, थैलियम की उससे कम। मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए थी आपकी, डिक्रीज होनी चाहिए थी। लेकिन बेटा यहाँ पर दो फैक्टर से यहाँ पर काम करते हैं। यहाँ पर गैलियम की एल्यूमिनियम से कम हो जाती है, सॉरी ज्यादा हो जाती है, जबकि थैलियम की आपकी कैसे हो जाती है, इंडियम से कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन काम करते हैं, डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन, और यहाँ पर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन वर्क करता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन वर्क करता है। तो ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसी होती है, हेलियम की बढ़ जाती है, ज्यादा हो जाती है, जबकि यहाँ पर डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन की वजह से गैलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है। तो यहाँ पर भी कुछ वेरिएशंस हैं आपके, ये तो आपको समझना है याद रखना, ठीक है। तो बच्चों ये थी आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। मान लीजिए अगर सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी के आपके ऑर्डर्स क्या हो सकते हैं। मान लीजिए अगर हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला,
एक इलेक्ट्रॉन निकाला और किसमें कन्वर्ट हो गया, N प्लस में, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन। अगर बच्चों इससे हमने जो इलेक्ट्रॉन निकाला, अगर ये आपका, सॉरी मैं दूसरे एग्जांपल के साथ आपको बताता हूं। मान लीजिए हमारे पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन से हमने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, निकाल लिया और किसमें कन्वर्ट हो गया, N प्लस में कन्वर्ट हो गया। हमें किससे इलेक्ट्रॉन निकालना था, यहां पर इलेक्ट्रॉन निकालना था हमें इससे इलेक्ट्रॉन्स निकालना था। ये यहां पर आपकी हमारी क्या हो गई, आयनेशन एंथैल्पी फर्स्ट हो गई, आयनेशन एंथैल्पी फर्स्ट हो गई। तो हमें अब इलेक्ट्रॉन किससे निकालना है, हमें N प्लस से इलेक्ट्रॉन निकालना है। N प्लस से इलेक्ट्रॉन निकालना है मतलब हमारा क्या बनना है, वहां पर N2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन बनना है। तो यहाँ पर जो आयनेशन एंथैल्पी सेकंड होगी, तो एक चीज ध्यान रखना, हमको इलेक्ट्रॉन कहां से निकालना है, हमको इलेक्ट्रॉन निकालना है अब आयनेशन एंथैल्पी, मतलब एक अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आयनेशन इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो हमेशा N की आयनेशन एंथैल्पी N पॉजिटिव से कैसे होगी, ज्यादा होगी, मतलब फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी सेकंड आयनेशन एंथैल्पी से यहाँ पर कैसे होगी, ज्यादा, क्योंकि यहाँ से स्टेबल से निकालना है और यहाँ पे अनस्टेबल इलेक्ट्रॉन, सॉरी ऑर्डर यहाँ पर कैसा होगा, यहाँ पर थोड़ा सा हम डिफरेंट देखते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं देखते, यहाँ पर हम देखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो एक चीज ध्यान दो, पहले यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन्स थे और 7 इलेक्ट्रॉन्स को 7 प्रोटॉन आपके क्या कर रहे थे, अट्रैक्ट करके रख रहे थे। जब 7 प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहे थे तो इस पर अट्रैक्शन कैसा था, हाई था। अब यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स लगे क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन आपका कैसा हो चुका है, रिमूव हो चुका है, लेकिन प्रोटॉन्स आपके अभी भी कैसे हैं, 7। तो यहाँ पर जो अट्रैक्शन होगा वो कैसा होगा, बढ़ जाएगा। इसलिए यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालना और टफ हो जाएगा। मैंने बताया था ना कि किसी पार्टिकुलर एटम के लिए, फॉर सेम एटम के लिए, अगर हम किसी सेम एटम की बात कर रहे हैं तो वहां पर आयनेशन एंथैल्पी हमेशा थर्ड आयनेशन एंथैल्पी सबसे बड़ी होगी, सेकंड उससे कम, और सबसे कम कौन सी होगी, आयनेशन एंथैल्पी फर्स्ट। मतलब किसी पार्टिकुलर एटम के लिए सक्सेसिव आयनेशन एंथैल्पी हमेशा इंक्रीज करती है, ठीक है। तो ये तो किसी पार्टिकुलर सेम एटम के लिए हो गया। मान लीजिए N7 से हमको इलेक्ट्रॉन निकालना है और एक इलेक्ट्रॉन निकालना है ऑक्सीजन 8 से। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर, इससे इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा हमारा वो कहां से निकलेगा, P3 से निकलेगा, मतलब एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से निकलेगा। ऑक्सीजन के केस में इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा, ऑक्सीजन के केस में इलेक्ट्रॉन निकलेगा आपका P4 से, 2p4 से। तो यहाँ पर किस निकल होगा, 2p3 से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, पॉजिटिव बनाएगा इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो ऑक्सीजन पॉजिटिव बनाएगा प्लस इलेक्ट्रॉन। तो मैं बात करूँ अगर इसके बारे में, तो आयनेशन एंथैल्पी नाइट्रोजन की कैसी हो गई, यहाँ पर ज्यादा हो गई एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। लेकिन बच्चों अब हमें एक चीज और ध्यान देनी, अब इलेक्ट्रॉन हमारा कहां से निकलना है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं करूं तो क्या बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे, जबकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका क्या हो जाएगा, एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जाएगा, क्योंकि अब यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसके पास कितने 7 इलेक्ट्रॉन रह गए, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, 2,5 यानी कि 2s2 2p3, यानी कि P2p3 से इलेक्ट्रॉन निकलना है, यानी कि एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन निकलना है, जबकि यहाँ पर एक अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकलना है। तो यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है मतलब N2 पॉजिटिव बनाना है, और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है O2 पॉजिटिव बनाना है। तो यहाँ पर अब हमारी जो आयनेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। तो पहली आयनेशन एंथैल्पी नाइट्रोजन की ज्यादा है, जबकि दूसरी आयनेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन की ज्यादा है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन, ड्यू टू स्टेबल एंड अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर हम देख रहे हैं नाइट्रोजन का स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं ऑक्सीजन का स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन का स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, नाइट्रोजन का अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो इस केस में नाइट्रोजन की आयनेशन एंथैल्पी ज्यादा है और यहाँ पर ऑक्सीजन की आयनेशन एंथैल्पी
ज़्यादा है। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस करते हैं एनालिसिस एंथैल्पी की। आपका एक काम है बस आपको क्वेश्चंस करने हैं, अपनी बुक से प्रैक्टिस करनी है। जो भी क्वेश्चंस ना आए आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको आंसर बताऊंगा। तो बच्चों आज का लेक्चर था हमारा एनालिसिस एंथैल्पी के बारे में, या फिर मैं उसको बोल सकता हूँ एनालिसिस एनर्जी के बारे में। तो आपको आई होप आज सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।